उसके बाद है इनडायरेक्ट टूल। इनडायरेक्ट टूल में हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, रेपो रेट, एमएसएफ और बैंक रेट। तो सबसे पहले है रेपो रेट। देखो रेपो रेट में हम कैसे इसको समझे कि रेपो रेट होता क्या है। देखो एसबीआई को बिजनेस करना और वो जाता है आरबीआई के पास कि मुझे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है, 490 डे। अब आरबीआई ने बोला कि अच्छा ठीक है 100 करोड़ रुपए हम दे देंगे आपको, आप रिटर्न कितना करोगे। तो एसबीआई ने बोला कि ठीक है रिटर्न मैं 105 करोड़ रुपए कर दूंगा, 105 करोड़ रुपए 75 लाख, ठीक है। अब जो ये 5 करोड़ 75 लाख रुपए इंटरेस्ट है, जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है आरबीआई, तो यही रेपो रेट होता है। इन द सिंपल लैंग्वेज भाई यही है कि जो एसबीआई या कोई भी बैंक आरबीआई के पास जाता है फॉर बिजनेस या उसको पैसे की जरूरत है, तो आरबीआई उसको किस इंटरेस्ट रेट पे जो पैसा देता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे जो पैसा देता है वही रेपो रेट होता है। सिंपल सी बात है। तो ये एग्जाम्पल था कि उसने 100 करोड़ मांगे 90 दिन के लिए, 90 डे के लिए, और रिटर्न किया 105 करोड़ रुपए, 105 करोड़ 75 लाख रुपए। और जो ये 5 करोड़ 75 लाख रुपए हैं यही रेपो रेट होता है, यही जो पैसा है यही रेपो रेट होता है। आरबीआई क्या जो ये रेट लगाता है रेपो रेट, ये बैंक्स या जो एलिजिबल क्लाइंट है, एलिजिबल क्लाइंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो पैसा लेते हैं उसके ऊपर जो लगाता है वही रेपो। बाद है एमएसएफ, सेकंड केस। सेम एग्जांपल है, एसबीआई रोता हुआ गया आरबीआई के पास, आरबीआई से बोला कि मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, और आरबीआई ने बोला अच्छा ठीक है देते हैं, कितने टाइम के लिए, तो बोला 24 घंटे के लिए दे दो। तो 24 घंटे के लिए आरबीआई ने बोला ठीक है इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा, इतना पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा, कितना 106 करोड़ रुपए। एसबीआई ने दुखी होते बोला चलो ठीक है। अब जो ये टाइम है ना यही डिफरेंस है एमएसएफ और रेपो रेट में, ठीक है। अब 6 करोड़ रुपए क्या है, इंटरेस्ट रेट हो गया ना, तो ये आता है एक स्पेशल फैसिलिटी के अंदर, और इसी को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। तो एमएसएफ वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई लगाता है बैंक्स पे 24 घंटे के टाइम पीरियड में, ठीक है। एमएसएफ में जो इंटरेस्ट रेट होता है उसमें ओनली कमर्शियल बैंक आते हैं, ठीक है। पीछे वाले जो रेपो रेट था उसमें क्या था, एलिजिबल क्लाइंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो गया, इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ ओनली कमर्शियल बैंक को ये लोन प्रोवाइड कराता है। वी टॉक अबाउट थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, बैंक रेट। बैंक रेट में क्या बोला, एसबीआई वही एग्जांपल सेम, एसबीआई गया आरबीआई के पास कि मुझे बिजनेस करना है या मुझे नीड है पैसे की, 100 करोड़ रुपए दे दो, ठीक है, एज ए लोन। अब इसमें जो टाइम पीरियड है इसने बोला लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म कितना 91 से 364 डे, ठीक है। अब आरबीआई ने बोला ठीक है मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। अब इतना पैसा आप रिटर्न कितना करेंगे, इसने बोला 106 करोड़ रुपए, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है। तो जो 6% जो इंटरेस्ट रेट है 6 करोड़ रुपए, तो यही जो इंटरेस्ट रेट है वही बैंक रेट होता है। अच्छा एग्जाम्पल सिर्फ इतना, जो डिफरेंस है वही इतना ही है, जो ये टाइम पीरियड है उसके ऊपर डिपेंड है। अच्छा और किसको, ये तीनों रेट है ना ये डिपेंड है सारे टाइम पीरियड पे। बैंक रेट कितना 91 से 364 डेज, और एमएसएफ 24 आवर, और जो रेपो रेट है वो कितना रेट है वो 90 डे के लिए। तो उसके बाद क्या है, अच्छा जो बैंक रेट, एमएसएफ, रेपो रेट, ये सारे जो इंटरेस्ट रेट हैं ये आरबीआई के द्वारा इंपोज किए जाते हैं, पेड बाय बैंक्स या एलिजिबल क्लाइंट इन द केस ऑफ बैंक रेट एंड रेपो रेट। उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट, आरआर। फॉर एग्जांपल एसबीआई है, एसबीआई के पास 100 करोड़ एक्स्ट्रा है, तो आरबीआई ने बोला कि ये 100 करोड़ हमें दे दो। अब आरबीआई ने इसको क्यों बोला ये 100 करोड़ हमें दे दो, अगर एसबीआई ये 100 करोड़ आरबीआई नहीं लेता है तो ये 100 करोड़ क्या है, एज ए लोन प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा, सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली क्या है, इन्फ्लेशन आएगा। तो इसलिए आरबीआई क्या बोलता है कि ये जो पैसा है हमें दे दो, हम इसको आपको सूद समेत वापस करेंगे इंटरेस्ट रेट के साथ। अब जो ये इंटरेस्ट रेट इन्होंने बोला ना यही रिवर्स रेपो रेट होता है। उसके बाद आरबीआई ने क्या रिटर्न करता है, आरबीआई बोलता है कि हमें आपको 105 करोड़ रुपए देंगे। जो ये 5% इंटरेस्ट रेट है यही है रिवर्स रेपो रेट। अब आपको देखना पड़ेगा करंट रिवर्स रेपो रेट कितना है वो चल रहा है, वो साइट पे पता चल जाता है, आप जब एग्जाम हो तब आराम से देख के जा सकते हैं। मतलब क्या कि जो रिवर्स रेपो रेट है ना उसमें क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं वो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो आरबीआई उनसे लेता है कि हम आपको इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करेंगे, ठीक है। जो वो इंटरेस्ट रेट देता है वही रिवर्स रेपो रेट होता है। बैंक ये पैसा क्यों लेता है, आरबीआई क्यों लेता है ये पैसा, कि अगर वो देखते हैं कि अगर ये पैसा मार्केट में जाएगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आना ही आना है,
लोगों के पास पैसा होगा तो उस केस में डिमांड करेंगे, वही चीज। देन वी टॉक अबाउट हाउ टू यूज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, बैंक रेट इन मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल मनी सप्लाई। देखो एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। रेपो रेट में जो मिनिमम पैसा जितना बैंक मांग सकता है वो है 5 करोड़ रुपए, ठीक है, और मैक्सिमम कितना है 0.5% ऑफ NDTL। और एक और बात, अगर जैसे ही बैंक रेपो रेट पे लोन ले रहा है रिवर्स रेपो रेट के अंडर में, तो उसको कुछ गिरवी तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो कोई पैसा देगा, तभी तो RBI पैसा देगा। तो सिक्योरिटी के रूप में, सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, वो कुछ गिरवी रखते हैं। और एक क्या है, जो सिक्योरिटी अगर इसमें हम रखेंगे जब लोन लेंगे, तो जो SLR की जो सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसको नहीं रख सकता रेपो रेट में, ठीक है। वी टॉक अबाउट MSF में क्या मिनिमम 1 करोड़ रुपए लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम 2% ऑफ NDTL। MSF के तहत ओनली जो कमर्शियल बैंक है उन्हीं को लोन दिया जाएगा। और क्या ये कब आया, 9 मई 2011 को इसको अडॉप्ट किया गया। और जो सिक्योरिटी के रूप में ये क्या है, SLR की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको यूज कर सकता है। देन वी टॉक अबाउट बैंक रेट। बैंक रेट को पेनल रेट भी बोला जाता है और रीडिस्काउंट रेट भी। बैंक रेट को पेनल रेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो RBI क्या करता है कि कोई भी बैंक उसके रूल और रेगुलेशन को नहीं मानता है, तो RBI देखता है कि वो नहीं सही चल रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी ठोकता है। भाई पेनल्टी कैसे ठोकी जाती है, देखो NDTL का 3% प्लस में बैंक रेट, ये उसकी वो पेनल्टी वो RBI वो उस बैंक से लेता है। अब जो ये टूल्स हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे यूज होते हैं, RBI इनको कैसे यूज करता है, जो मनी का जो कंट्रोल है, सप्लाई, उसको जो मनी का सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो देखो SBI गया हंसते हुए RBI के पास कि मुझे 100 करोड़ का लोन दे दो। अब RBI ने बोला ठीक है मैं देता हूं आपको लोन अंडर रेपो रेट 6% इंटरेस्ट रेट पे। RBI ने 90 डे के लिए SBI को लोन दे दिया। अब RBI वॉच कर रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मार्केट में पैसा जा रहा है, पैसे का जो फ्लो है वो बढ़ रहा है। तो अब इसको SBI को जो रिटर्न करना था पैसा वो था 106 करोड़, क्योंकि 6% इंटरेस्ट रेट था जो रेपो रेट था वो। अब RBI ने देखा कि फ्लो ऑफ मनी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसने क्या किया 6% से हटा के 8% रेपो रेट कर दिया। अब SBI को कितना पैसा देना पड़ेगा, 108 करोड़ रुपए। तो इससे क्या कि पैसा खींचेगा SBI के पास से नहीं, RBI के पास तो पैसा आएगा, बढ़ेगा, और SBI के पास ऑटोमेटिकली कम होगा पैसा। ये तो स्मॉल अमाउंट है ना, जब होता है तो ये बड़ी अमाउंट पे होता है। दूसरा क्या, अगर पैसा SBI के पास कम होगा तो वो लोन कम प्रोवाइड करेगा, जो मनी की सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो नॉर्मली SBI लोन प्रोवाइड करेगा लेस, और लेस प्रोवाइड करेगा तो इंटरेस्ट हाई होंगे, तो लोग डिमांड कम करेंगे, पैसा कम उठाएंगे बैंक से, और SBI इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। एक चीज है, जब रेपो रेट RBI डिसाइड करता है ना, तो जो और भी रेट हैं वो सारे ऑटोमेटिकली अदल बदल ऊपर नीचे अपने आप सेट बदल जाते हैं। वो कैसे बदलते हैं, पॉलिसी कॉरिडोर पे। ये क्या है, ये क्या चीज, पॉलिसी कॉरिडोर में RBI क्या फॉर्मूला यूज करता है, क्या रिवर्स रेपो रेट और जो MSF है बैंक रेट वगैरह निकालने के। तो भी कैसे करता है, देखो RBI कहता है कि रेपो रेट में से माइनस कर दो बेसिस पॉइंट। अब बेसिस पॉइंट क्या, वो भी हम बात करेंगे। तो हमारे पास आ जाता है रिवर्स रेपो रेट, और MSF और बैंक रेट ये निकालने के लिए रिवर्स रेपो रेट जो हमारा ये निकलेगा, इसमें प्लस कर दो बेसिस पॉइंट। अगर हम बात करें बेसिस पॉइंट पे, ये जो बेसिस पॉइंट हम फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं, ये क्या चीज है, तो बेसिस पॉइंट क्या है कि एनी ऑफ टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंस इज कॉल्ड बेसिस पॉइंट। अब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल जिससे भी हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, जिससे भी वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोन ले रहे हैं, जैसे पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, हम लोन ले रहे हैं, उनका जो डिफरेंस होता है ना, वही बेसिस पॉइंट होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू RBI ने डिसाइड किया 6% रेपो रेट लेट, ठीक है, और बेसिस पॉइंट जो चल रहा है, जो हमने ये जो बात की इसमें जो डिफरेंस था,
वही जो अगर बेसिस पॉइंट चल रहा है 0.25%। अब 6% में से 0.25% घटा दिया तो कितना बचा 5.75%, और फिर बेसिस पॉइंट से फिर से घटा दिया तो हमारे पास बचा 5.50। ये हमारा होगा रिवर्स रेपो रेट। और जो हमारा रिवर्स रेपो रेट आया है इसमें ही हम अगर बेसिस पॉइंट ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है MSF और बैंक रेट। होप यू गॉट इट यार। एक चीज और बता दूं, ये जो 0.25% हमने घटाया ना, जो कुछ भी नहीं आया, बोलोगे ये क्या चीज है, फिर ये रेपो रेट ही है भाई। ये पहले चल रहा था रेपो रेट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या बोला, जो बेसिस पॉइंट है वो घटा दो रेपो रेट से। ये नया वाला रेपो रेट आ गया हमारे पास, ठीक है। और इस रेपो रेट में से फिर से हमने बेसिस पॉइंट घटा दिया तो हमारे पास आ गया रिवर्स रेपो रेट। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये घटाया तो ये आया क्या, ये है क्या, तो ये रेपो रेट ही है भाई। अब पॉलिसी रेट क्या होते हैं? पॉलिसी रेट एक रेपो रेट नहीं होता, सारे जो रेट होते हैं ना वही पॉलिसी रेट भी होते हैं, ठीक है। जो SLR, CRR, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे पॉलिसी रेट होते हैं। जब पॉलिसी रेट बढ़ रहे होते हैं तो RBI क्या कर रहा है, पैसा खींच रहा है। RBI के पास पैसा बढ़ रहा है और बैंक के पास पैसा कम हो रहा है और पब्लिक के पास भी पैसा कम हो रहा है। अब अगर पब्लिक के पास पैसा कम होगा तो वो डिमांड कम करेगी पब्लिक, वही चीज जो इन्फ्लेशन वाली बात है। टू रिड्यूस प्राइस, डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम होगा। और दूसरा क्या, लिक्विडिटी और कैश फ्लो, मनी इज इन द मार्केट। और अगर पॉलिसी रेट अगर कम कर देगा, डिक्रीज हो जाएंगे, तो इसी का उल्टा RBI के पास पैसा कम रहेगा, रिजर्व कम हो जाएगा और बैंकों के पास पैसा होगा और बैंक लोन प्रोवाइड करेंगे पब्लिक को ज्यादा, डिमांड बढ़ेगी, वही इन्फ्लेशन बढ़ेगा। नया टॉपिक है ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। एक होता है सेलर, एक होता है बायर। सेलर क्या, जिसके पास पैसा आता है, क्योंकि बायर उससे कुछ खरीदता है तो वो कुछ उसको देता है और वो पैसा उसको देता है उस चीज के बदले, ठीक है। टेक मनी फ्रॉम बायर, गिव मनी टू सेलर। उसके बाद क्या है, जो OMO है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट बाई RBI। व्हेन RBI सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हियर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय बैंक्स अब्जॉर्ब द लिक्विडिटी। अब ये क्या है, इसका मतलब OMO क्या है सबसे पहले, और ये क्या चीज है जो RBI सिक्योरिटी सेल कर रहा है गवर्नमेंट की, बैंक खरीद रहा है। क्या होता है ना कि कभी कभी जो इतने भी टूल हमने पढ़े ना वो लैग कर जाते हैं, उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। क्योंकि RBI इसमें क्या है, जो सिक्योरिटीज वगैरह है उसमें कभी बायर बनता है कभी सेलर बनता है। तो इफ RBI बाय सिक्योरिटी या इफ RBI सेल सिक्योरिटी, तो वो क्या चीज है? जब RBI सेलर बनता है, जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है, तो बैंक्स, वो चाहे किसी को बेचो, ठीक है, लेकिन बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स आगे होके उस चीज को खरीदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना SLR मेंटेन रखना होता है। अब SLR इससे क्यों लिंक हो रहा है? SLR में आपने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, उनको अपनी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, तो इसलिए बैंक्स तो आगे आएंगे इस, अगर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा है तो। यहाँ पे एक चीज होगी, जब बैंक अगर पैसे देके गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा तो RBI के पास तो पैसा आएगा ना, RBI तो अमीर होगा, RBI के पास पैसा आ गया, उसने पैसा खींच लिया बैंक से। अब बैंक के पास तो पैसा बचा ही नहीं, अब बैंक लोन मैक्सिमम कैसे देगा लोगों को, और लोगों को लोन कम देगा, वो भी ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे, तो ऑब्वियसली बात है, वही वाली बात आती है कि डिमांड कम होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, फ्लो ऑफ मनी मेंटेन हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगा। वही बात आ गई यहाँ पे घुमा फिरा के। इन द सेकंड केस RBI बाय करता है, बाय किसे करता है, बैंक से ही करेगा, और बैंक से बाय करेगा तो ऑब्वियसली बात है RBI को पैसा देना पड़ेगा। पैसा किसको देना पड़ेगा? बैंक्स को। बैंक्स पैसा किसको देंगे एज ए लोन, प्रॉफिट कमाने के लिए? पब्लिक को। पब्लिक को लोन देंगे तो भैया लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, कैश जो मनी का फ्लो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी। वही चीज है। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही इन्फ्लेशन बढ़े, फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा ऐसे बाय करने पर, नहीं, वो मेंटेन करना भी जरूर होता है। कभी कभी क्या कम हो जाता है, जो मनी का सप्लाई है वो मार्केट में कम हो जाता है, और दूसरा क्या, इन्फ्लेशन डिक्रीज, माइनस में चला जाता है, मतलब कम हो जाता है इन्फ्लेशन। इतना वो इन्फ्लेशन होना भी जरूरी है, वो आगे हम इन्फ्लेशन में भी बात करेंगे, मैंने वीडियो डाली उसमें भी बात की होगी। तो ये होगी बात यहाँ पे। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब यही है, मतलब इसमें RBI अपना रोल करता है इन्फ्लेशन को भी मेंटेन करने के लिए
और जो हमारे जो पॉलिसी रेट हैं वो कभी कभी लैग कर जाते हैं, तो उसके केस में आरबीआई इसकी कमांड उठाता है और इसको यूज करता है। ठीक है, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बैंक के पास है वो बाय करके जो पैसा है वो मार्केट में कैसे भेजना है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपनी बेच के बैंक्स को उनसे पैसा कैसे खिंचवाना है, लेना है। नाउ वी टॉक अबाउट मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS। इसके थ्रू आरबीआई क्या करता है, ओनली सेल द सिक्योरिटीज। और क्या है कि जब सिक्योरिटी बेचेगा जिस भी बैंक या किसी को भी, तो पैसा तो आएगा ना आरबीआई के पास। अब इतना पैसा आएगा तो उसको पैसे को रखने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए या कोई लॉकर होना चाहिए। तो इसके लिए MSS फंड जो है वो इम्पोज लिमिट कितनी है, 6 ट्रिलियन, 6 लाख करोड़ रुपए इम्पोज लिमिट है ना। पहले क्या है कि आरबीआई ने देखा कि भाई इतना सारा पैसा आ रहा है तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं बेचेंगे, कि उसकी जो लिमिट है वो रखनी पड़ेगी। तो उसकी जो लिमिट है वो आरबीआई ने रख दी 6 ट्रिलियन, मतलब 6 लाख करोड़ रुपए। यूज दिस पैसा है ना आरबीआई, क्या इस पैसे को यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन की जो सिक्योरिटी है के थ्रू की जो सिक्योरिटी है वो बाय कर सकता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, किस किस में, दोनों में, MSS में और ओपन मार्केट ऑपरेशन में। अब उसमें क्या है कि बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है सिक्योरिटी, इसमें सिर्फ सेल कर सकता है सिक्योरिटी। टॉक अबाउट टर्म रेपो। टर्म रेपो क्या, हमने रेपो रेट तो पढ़ा भी है, टर्म रेपो क्या है। देखो ये एक फैसिलिटी है, इसमें आरबीआई ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे SBI है, SBI के पास 100 करोड़ रुपए, ठीक है, क्या ना कि जो टर्म रेपो है इसमें जो बैंक है वो अपना पैसा इंटरेस्ट रेट पे या ब्याज के सूद के लिए दूसरे बैंकों को दे देता है, और निगरानी किसकी रहती है, आरबीआई की उस पर नजर रहती है। फॉर एग्जाम्पल देखो SBI है, SBI के पास इतनी अर्निंग होती है कि उसके पास 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है। अब SBI कहता है आरबीआई कि मेरे पास इतना पैसा एक्स्ट्रा है, आप ले लो और मुझे इंटरेस्ट रेट पे दे दो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट मुझे दे देना इसका। अब आरबीआई क्या कहता है कि आरबीआई के पास कुछ बैंक्स आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें पैसा चाहिए इतना इतना करोड़ रुपए, तो आरबीआई क्या करता है कि SBI को बोलता है कि आप इस अमाउंट में से जो पैसा जितना इन बैंक्स को चाहिए आप उतना उनको प्रोवाइड कर दो। अब आरबीआई ने क्या सोचा कि ये जो पैसा ऐसे दे रहे हैं, तो आरबीआई ने इसके लिए एक पूरा प्लान तैयार किया, एक चार्ट तैयार किया। जैसे एक आप पोर्टल देखते हो ना, नॉर्मल पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर दो, आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ऐसे कि ये फॉर्म मिलेगा, ये क्राइटेरिया है, वो सब। तो आरबीआई का एक वेब पोर्टल है ई-कुबेर। आरबीआई ने क्या बोला कि इस वेब पोर्टल पे ये जो पैसे हैं इनकी ऑनलाइन सूद पे देते हैं, बिक्री करते हैं। कैसे कि जो जिस भी बैंक्स को पैसे लेने हैं आरबीआई से, वो इस पोर्टल पे जाके रजिस्टर करे कि इस पोर्टल पे 2:30 से 3 बजे आके इस पैसे की बोली लगेगी, जिसको जितना पैसा चाहिए वो उतना अपने उस पैसे की बोली लगा के ले सकता है। अब हम बात करें, अब पीएनबी इस पोर्टल पे गया, उसने देखा कि 10 करोड़ रुपए की बोली लग रही है, ठीक है। अब पीएनबी ने बोला कि आप मुझे 2 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं आपको 7% इंटरेस्ट रेट के साथ रिटर्न करता हूँ। उसके बाद यस बैंक ने बोला कि भाई मैं 3 करोड़ मुझे जरूरत है और मैं 6% के साथ इसको वापस करूंगा। उसके बाद आईसीआई बैंक ने बोला कि मैं 3 करोड़ में मुझे भी नीड है और 5% के साथ मैं आपको ये पैसा रिटर्न करूंगा। अब जो ये रिपोर्ट है ये जाती है आरबीआई के पास। अब आरबीआई ने इसको देखा, अब जब ये लिस्ट आरबीआई के पास गई तो आरबीआई ने आईसीआई बैंक का जो ये पैसा इसको कर दिया कैंसिल, कि भैया आपको हम पैसे नहीं देंगे। इन दोनों को पैसा दे दिया। क्यों? इसका रीजन क्या? रीजन ये कि जो इसका इंटरेस्ट रेट है ये लेस देन रेपो रेट है। रेपो रेट से लेस देन नहीं होना चाहिए, जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा ही होना चाहिए, वरना आरबीआई को उस बैंक को जिससे वो पैसा दे रहा है डायरेक्ट जा रहा है उसको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। टोटल था 10 करोड़ रुपए, जिसमें से 5 करोड़ रुपए तो चला गया इंटरेस्ट रेट पे, बाकी 5 करोड़ रुपए बच गया। अब एसबीआई ने बोला ये क्या है कि 10 करोड़ रुपए का आपने पोर्टल पे डाला और 5 करोड़ रुपए गया। तो आरबीआई ने इसको बोला ये सेम जो पोर्टल वाला टाइम था, ये जो सेम प्रोसेस था, ये नेक्स्ट हफ्ते मैं फिर से कंडक्ट करवा देता हूँ। अब जो ये सारा काम हुआ, इसको इस टाइम पीरियड को, इस वीक को, इस टाइम को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वीक। अब एक होता रिपोर्टिंग वीक, एक होता नॉन रिपोर्टिंग वीक। अब आरबीआई क्या करता है, जैसे कि
फ्राइडे को आरबीआई ने बोला कि जो भी बैंक्स को, कि जो भी आपके एसेट्स हैं, एनडीटीएल की रिपोर्ट है, बिजनेस की रिपोर्ट है, वो आप मेरे को सबमिट करो फ्राइडे को, ठीक है। अब फ्राइडे को सब सबमिट करते हैं तो वो हो गया रिपोर्टिंग फ्राइडे। बाकी जो नेक्स्ट जो फ्राइडे आएगा वो हो जाता है ऑटोमेटिकली नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे या नॉन रिपोर्टिंग वीक। ये प्रोसेस है ना, पहले आएगा रिपोर्टिंग फ्राइडे, फिर नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे, फिर रिपोर्टिंग फ्राइडे, फिर नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे। तो ये जो टर्म रेपो का जो काम चल रहा था ये होता है रिपोर्टिंग फ्राइडे में। मीन्स जो लेफ्ट अमाउंट बच गई थी हमारी 5 करोड़, वो नॉन रिपोर्टिंग वीक में या नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे में इसको कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि एसबीआई ने जैसे 10 करोड़ रुपए ई कुबेर पे रखा, तो वैसे ही इस पे मैक्सिमम जो अमाउंट है वो कितनी रखी जा सकती है, तो 0.75% ऑफ एनडीटीएल ऑफ टोटल बैंक, जितना भी बैंकिंग सिस्टम है उसका पैसे का, ठीक है, उसका 0.75% ऑफ एनडीटीएल, उनका जो एनडीटीएल होता है उसका भी फिर 0.75%। और जो ये पैसा है ना, ये कितने दिन के लिए गिरवी रखा जाता है, 14 डेज के लिए, ठीक है। मैंने ये बात आपको नहीं बताई थी, यहाँ पे लिखी हुई थी। देन वी टॉक अबाउट LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये क्या होता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का टोटल, वही होता है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके बाद है क्वालिटेटिव रूल्स। अब इसमें क्या क्या है देखो, मोरल सुएशन, ये क्या होता है, आरबीआई नॉर्मली क्या है, बैंक्स को, अगर कोई बैंक्स उसकी गाइडलाइन, उसके जो रेट्स पॉलिसी कॉरिडोर है उसको फॉलो नहीं करता, उसके रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो आरबीआई क्या उनको नॉर्मली बोलता है कि भाई आप ऐसे मत करो, एक मोरली उनको एडवाइस देता है। मोरल सुएशन में कैसे आरबीआई रोल करता है, देखो आरबीआई ने जैसे कि रेपो रेट कम किया तो आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि भैया आप भी अपने रेट कम करो। बैंक्स बोलते हैं ठीक है हम कर लेंगे। उन्होंने एक बार बोला, फिर से आरबीआई ने बोला कि आप दोबारा से आप एक बार इसको कम करो। उन्होंने बैंक्स ने फिर से उसको ऐसे कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे। कोई भी ऐसा नाड़ी बैंक होता है जो उसकी बात नहीं मानता, वो पैसा दे ही जा रहा है मार्केट में, वो मान ही नहीं रहा है, तो उसके बाद आरबीआई ने स्टेप लिया और पेनल्टी ठोक दी। उसके पेनल्टी के बाद भी अगर बैंक नहीं सुधरता है तो फिर क्या करता है आरबीआई, उसका लाइसेंस कैंसिल कर देता है, ठीक है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर देता है। लेकिन अगर सुधर जाता है तो ये चीज नहीं होती है। उसके बाद है फोर्थ वन टूल, क्या है ये फोर्थ वाला, ये अब तक ये 1 2 3 एंड 4 5 टूल है। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। अब कंज्यूमर हम हो गए, क्रेडिट पैसा हम जो निकालते हैं, कंट्रोल, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करेगा बैंक। जैसे कि आप एटीएम्स पे देखते होंगे कि हर एक बैंक एटीएम की भी लिमिट कर रखी है कि आप एसबीआई में आप इतने पैसे निकाल सकते हो, आप उसमें इतने पैसे निकाल सकते हो। वही वो क्रेडिट को कंट्रोल करना ही तो होता है। अब हमारा पैसा जो है हमें तो बैंक कंट्रोल करता है, और बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई। एंड देन वी टॉक अबाउट LTV, लोन टू वैल्यू रेशो। ये क्या है, लोन और सिक्योरिटी। मतलब फॉर एग्जांपल हमने लोन लेते हैं, ठीक है, हम लोन लेने गए तो सिक्योरिटी पर्पज से भी कुछ जमा करवाना पड़ेगा लोन को, या तो जमीन जमा करवाते हैं, या फिर सैलरी में से पैसा कटता है, या फिर हम गोल्ड पे लेते हैं पैसा। सपोज करो गोल्ड ले रहे हैं, ठीक है, अब भैया गोल्ड 1 लाख रुपए का है और हमें जो बैंक दे रहा है पैसा वो 90,000 रुपए दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे LTV कितना हो गया, 90%। अब लोगों ने देखा कि यार 90%, इतना पैसा मिल रहा है इतने गोल्ड रखने पे, तो पैसा उठाओ, पैसा लो लोन पे। तब लोग पहुंच गए बैंक पैसा लेने। भाई पैसा मिल रहा है, देखा जा रहा है कि पैसा बढ़ रहा है, सप्लाई ज्यादा जा रही है पैसे की, लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं, डिमांड बढ़ेगी गोल्ड की। भाई जो भी वो काम कर रहे हैं, गोल्ड की कह रहा हूँ, जो भी वो काम कर रहे हैं उस चीज की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई इन्फ्लेशन आएगी। तो इस बैंक ने क्या सोचा कि भैया ठीक है अब बहुत हो गया है, तो इन्होंने क्या कर दिया, LTV को 70% कर दिया, मतलब 1 लाख के गोल्ड पे 70,000 रुपए। अब वही बात लोग सोचेंगे यार इतना कम दे रहे हो, इतना कम दे रहे हो तो ठीक है, अब इतना कहाँ कौन लेगा, इससे अच्छा तो रहने ही देते हैं। तो वही डिमांड अब कम हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा होगी थी अब वो कम हो जाएगी, और वही इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा, और पैसे का जो ज्यादा फ्लो जा रहा था, बढ़ रहा था, वो भी मेंटेन हो जाएगा। मतलब जो LTV रेशो है वो यही होता है कि आप जितने का सामान ला रहे हो और जितना आप ले रहे हो बैंक से, वो जो रेशो होता है वही LTV रेशो होता है, उतना ही परसेंट, जैसे 90% ये LTV होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।